और अब्बास अरागची की जानिब से ये इंदिया दे दिया गया है कि गो के ये बायलैटरल विजिट है, लेकिन इसके बाद यकीनी तौर पर जो बात आगे बढ़ेगी अमेरिकन वफ्द को उस डेलीगेशन को भी कन्वे की जाएगी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ट्रांसमिशन में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए मसूद अहमद खान साहब। अब क्या देख रहे हैं, थोड़ी देर में ये अहम मुलाकात होने जा रही है, बताया जा रहा है जितने भी कंसेंसस हैं, जितने भी कंसर्न्स हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुँचाए जाएंगे। फिर एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मीडिएटर का किरदार अदा करते हुए तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे जो डेलीगेशन है अमेरिकन। लेकिन आप समझते हैं कि अमेरिकन डेलीगेशन आ सकता है या ये जो सिलसिला है इसी तरह से आगे बढ़ेगा? देखिए, पहले तो ये हमें मानना चाहिए पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी या रिलेंटलेस एफर्ट्स है वो कामयाब हुए। अगेन इज ए ब्रेक थ्रू। जब आप देखें पीछे एक डेडलॉक था और जिसमें दोनों अपने तरफ के बयानात पे स्टिक थे, लेकिन अभी आप देखें हमने पास में अभी देखें कि लेबनान में सीज फायर हुआ। कल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये भी कहा कि जी हम न्यूक्लियर यूज करने का सोच भी नहीं सकते हैं। दोनों की कोशिश रही है कि वो चाहते हैं कि एग्रीमेंट हो, तो लाइकली है देखो उसके बाद से अब्बास अरागची का यहाँ पाकिस्तान आना और इसके बाद उनका यहाँ पे जो मुलाकातें होंगी प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो स्टेक होल्डर्स से होगी, और उसके बाद उनका वैसे जाना है मॉस्को और मॉस्को के बाद उन्होंने जाना है मस्कत ओमान में। और उसके दौरान लाइकली ये है कि इस पीरियड में अमेरिकन डेलीगेशन यहाँ पाकिस्तान आ सकता है और अब्बास अरागची वहाँ से घूम फिर के वापसी पे ईरान से होते दोबारा विद कालीबाफ साहब के साथ होकर पाकिस्तान दोबारा आ सकते हैं। तो लाइकली ये चीज़ें हैं। और उसमें अब ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट के मसले तो दोनों में हैं, तो लाइकली ये है कि कोई आर्जी तौर पे या कुछ अमेरिका भी नेवल ब्लॉकेड लिफ्ट कर दे और ईरानीज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दें, तो उससे ये होगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैच के तौर पे एक जो गुडविल जेस्चर भी होगा और उससे मजीद जो बातचीत के लिए बेहतरी के आसार होंगे और लाइकली हो सकता ये हो। सही है। अच्छा मसूद साहब, ये यूरेनियम इनरिचमेंट वाला मामला भी था, इसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा था। अब ईरान की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि हम तो इस मुआहदे पे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने को तैयार हैं और जितनी हमें इजाज़त है अकॉर्डिंग टू द लॉ वो तो हम रखने को तैयार हैं और हम रख सकते हैं, यानी वही 3.2 एटलीस्ट 5%। तो उस पर भी अगर अमेरिका राज़ी नहीं होता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ वाला एक मामला है, तो ये दोनों अहम मामला तो फिर किस तरह से जो डेडलॉग है वो डायलॉग में तब्दील हो सकता है? दोनों बहुत बड़े कोर इश्यूज हैं और जो उसको बेसिकली उन्होंने, लेकिन इस पर आप देखें कि जो न्यूक्लियर है इस पे तो काफी देर से बात हो रही है ना, ओमान में, मस्कत में, जिनेवा में इस पे बातचीत हुई है। और फिर ईरान का मानना ये है कि मैं एनपीटी का सिग्नेटरी हूँ और मेरा ये राइट बनता है 3.67% मैं इसको पीसफुल मीन्स के लिए उसको मैं इसको यूज इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो उस पर हो सकता है किसी स्टेज पे ये एग्री भी कर जाए। अब बात आती है डिस्पोजल ऑफ दैट 460 केजीज ऑफ इनरिच्ड यूरेनियम है, उसका क्या डिस्पोजल होगा। अमेरिकन कह रहे आप हमें हैंड ओवर कर दें, लेकिन वो ईरानी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो मॉस्को जाना जो विजिट बनता है वो इस सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है, क्योंकि 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसमें भी जो इनरिच्ड यूरेनियम था दैट वाज हैंडेड ओवर टू रशिया। रशिया ने अभी भी कहा है कि हम इसको लेने को तैयार है, तो ये पॉसिबिलिटी एक ये भी हो सकती है वहां पे। और इसके बाद एक सस्पेंशन का भी आइडिया था। अमेरिका का मानना है कि आप 15 साल के लिए न्यूक्लियर एक्टिविटी सस्पेंड कर दें, तो ईरान ने कहा हम 5 साल के लिए कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। तो इस पे भी दरमियान का रास्ता निकल सकता है। और अभी मेरा ख्याल में ये है वो चाहते हैं, गारंटीज चाहते हैं कि इसमें रशिया भी दे, चाइना भी दे, क्योंकि वो चाहते हैं फ्यूचर में हम पे कोई हमले ना हो और ताकि हमारी वो बार बार जो वायलेशन होती है ट्रस्ट डेफिसिट है, तो एक ये भी फैक्टर है। और लाइकली हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकले, ऑलरेडी उन्होंने डिबेट इस पे की है, तो वो पॉसिबिलिटी है। बट एट द सेम टाइम ये देखें कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो आउट ऑफ डिफॉल्ट ये एक किस्म का जो मसला खड़ा हुआ है और इट हैज नो बिकम समझ ले एक सॉर्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी है ऑफ द इंटायर रीजन। दुनिया के लिए एक बड़ा खतरे का एक पॉइंट बन के चौक पॉइंट है। उसका भी एक मैकेनिज्म पर बड़ी डिबेट हो रही है कि क्या मैकेनिज्म होगा विच इज एक्सेप्टेबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स, तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मसूद साहब, चाइना के हवाले से भी कहा जा रहा है, जाहिर है वी ऑल नो दैट कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना। उनका जो ट्रेड है वो आधे से ज़्यादा उस पर इन्हिसार भी करता है। दूसरी बात यह है कि ये भी कहा जा रहा है कि अब नया कोई ब्लॉक बनने जा रहा है चाइना पाकिस्तान और इससे रिलेटेड मजीद चीज़ें भी आगे बढ़ सकती हैं, कुछ नए ममालिक इसमें शामिल हो सकते हैं जो सारे मामले को देखें और खत्ते की सिक्योरिटी जो सूरत हाल है वो इनके हाथों में हो। वो आप क्या समझते हैं कि ये डायनामिक्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं?
सबसे पहले तो बात यह है कि चीन ने बड़ा, अगर आपको याद हो कि जब यहाँ पे 4 ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी एक जॉइंट स्टेटमेंट दी थी फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी खित्ते के अंदर थी, और एक क्वाड का कंसेप्ट भी ऑलरेडी चल रहा है। मुस्लिम ममालिक का पाकिस्तान, तुर्किया है, इजिप्ट है, सऊदी अरब है। और इसके बाद यहाँ से इसहाक डार जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है वो बीजिंग गए थे, और बीजिंग में भी वहाँ पे 5 पॉइंट्स पे उनके ज्वाइंट कम्युनिके इशू हुआ था। वो वही पॉइंट्स है जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, लेकिन उसमें उन्होंने बात की थी कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो, सबकी सोवरेनिटी का ख्याल रखा जाए, जंगबंदी होनी चाहिए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला होना चाहिए। तो दिस वाई देखें, चाइना भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। फार ईस्ट एशिया के जितने ममालिक हैं वो स्टेक होल्डर है इसमें, क्योंकि उनके एनर्जी के जितने हैं यहाँ से जाते हैं। फिर इसकी इम्प्लीकेशन आलमी मार्केट में भी है, ये इम्प्लीकेशन अमेरिका में भी है। वहाँ पे भी गैस के प्राइसेस बढ़ गए हैं और वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इम्पैक्ट तो अमेरिका में भी है। तो जो बाकी जो ब्लॉक है, देखिए ऐसा पाकिस्तान किसी ब्लॉक में नहीं जाएगा जो कोई बड़ा ऐसा कि जो ऐसा इंप्रेशन दिए कि हम चाइना के कैम्प में है या रशिया के कैम्प में है। तो दैट्स वाई देखें कि पाकिस्तान को कहते हैं कि फिल्म माशर की पर्सनालिटी को लोगों ने कहा था मल्टी अलाइनर है, जिसका मतलब ये हम सबसे अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन हम अपनी जो इंटेग्रिटी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, वो हम रिटेन करेंगे। हम किसी ब्लॉक में नहीं जाएंगे। लेकिन मुस्लिम ममालिक का एक जो ब्लॉक बन रहा है वो दैट यकीनन वो मिडिल ईस्ट में इसराइल के अगेंस्ट फ्यूचर के खतरात को मद्देनजर रख के बनाया जा रहा है। सही है मसूद साहब, वी ऑल नो दैट कि वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन। अल्टीमेटली इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो हमें निकालना ही होगा, और दोनों फ़रीक़ैन जब तक आपस में बैठेंगे नहीं, सुलह सफाई नहीं करेंगे, कुछ मामलात पे गिव एंड टेक नहीं होगा, उस वक्त तक ये मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। आप समझते हैं कि अभी दोनों ममालिक में इतनी कैपेबिलिटी, इतनी वल्नरेबिलिटी है कि दोनों मजीद जंग को एक्सटेंड कर सकें या प्रोलॉन्ग कर सकें, या उनको बस अब इस मामले को ख़त्म करना ही करना है? जी देखें, दोनों में रियलाइजेशन है और दोनों को पता है कि क्या नुकसान हो सकता है। ऑलरेडी देखें, ईरान की इकॉनमी ऑलरेडी उन्होंने अपनी रेजिलियंस शो कर दी है, वो सस्टेन करके जो सर्वाइवल की जंग थी उसमें वो कामयाब रहे हैं। उन्होंने जो अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स थे कोई हासिल नहीं हो सका, लेकिन जो ईरान के अंदर डिस्ट्रक्शन हुई, अब खुद वो कहते हैं $300 बिलियन का वो बता रहे हैं कि वो नुकसान हुआ है जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए इनको चाहिए। और सिमिलरली, और अब जो ब्लॉकेट लगा है, जो नेवल ब्लॉकेट अमेरिका ने किया है, वो पीछे आके उन्होंने लगाया, दैट इज ओमान से लेके अरेबियन सी में है, सिस्तान बलोचिस्तान के एरिया में वो लगाया है। तो ईरानी आप देखें ना इंपोर्ट कर सकते हैं ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे भी उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो वो भी यहाँ से निकलना चाहते हैं। अमेरिका के लिए बहुत सारे मसाइल है, पब्लिक वो सपोर्ट नहीं कर रही है, ट्रम्प की अपनी पॉपुलरिटी हैज़ गॉन डाउन, और इसके अलावा मिड टर्म इलेक्शंस भी हो रहे हैं, नेटो उनसे अलग, यूरोपियन यूनियन उनके साथ नहीं है, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे भी आइसोलेशन है। तो उनकी भी कोशिश है, ऑफ रैंप इसीलिए कहा जा रहा है कि बातचीत करें और फिर वो कहेंगे विन विन सिचुएशन होगी। प्रेसिडेंट ट्रम्प भी अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करेगा, ईरानी भी करेंगे, लेकिन ईरान ये चाहता है इट शुड बी डिग्निफाइड एग्रीमेंट होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।